Hello, aspirants. Welcome to Study Smart IAS PCS. Today, we shall begin with part 5 of our Polity PT 365 lecture. हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन वाले टॉपिक्स के बारे में. इसमें सिर्फ ये 4 टॉपिक्स है, तो आइए फटाफट इनको फिनिश करते हैं. हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में. फिस्कल फेडरलिज्म को अगर आसान शब्दों में समझना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पैसे का लेन देन, ठीक है, पैसे का लेन देन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये इजी लैंग्वेज में समझ लिया. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से या स्टैंडर्ड में समझाऊं अगर स्टैंडर्ड तरीके से, तो आप ये एक्चुअली लड़ाई है सेल्फ रूल वर्सेस शेयर्ड रूल की. ठीक है, अब आप सोचोगे ये सेल्फ रूल मतलब शेयर्ड रूल, इनका क्या मतलब है? देखो, सेल्फ रूल मतलब हर स्टेट को कुछ ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए. ठीक है, कुछ ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए अपने फिस्कल स्फीयर में एंड अदर स्फीयर्स एज वेल. लेकिन कोई एक सेंट्रल ड्राइवर भी होना चाहिए जो कि ये सारे स्टेट्स जितने भी इंडिया में हैं, अगर वो एक शिफ्ट हैं तो एज अ सेंट्रल ड्राइवर कोई एक फोर्स होनी चाहिए जो उसको कंट्रोल करे. इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है. ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि सपोज महाराष्ट्र है, उसमें उसकी इकोनॉमिक डिमांड्स अलग हैं. सपोज उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनानी है. ठीक है, वहीं बिहार जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा पिछड़े लोग हैं, तो उनको अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है. ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, महाराष्ट्र को इनको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे. ठीक है, और ऐसे कोई और स्टेट है, हिमाचल है, उनको सपोज अपने हॉर्टिकल्चर के लिए पैसे चाहिए. ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स को अलग अलग सबकी डिमांड्स हैं. ठीक है, और उसको उन सभी स्टेट्स को उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके से फंड्स चाहिए. ठीक है, सपोज ये ऐसे करके इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से सब अपनी इकोनॉमी को रन करने लगे और उन सबको फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए. स्टिल कोई एक सेंट्रल ड्राइवर होना चाहिए ना, जो डिसाइड करे कि किसको कितना पैसा मिलेगा और किसको कितना ग्रांट्स दी जाए, किसको कितना शेयर दिया जाए टैक्सेस और रेवेन्यूज़ का, उस हिसाब से कि उनकी डिमांड्स पूरी होती जाए. ठीक है, अब ये शेयर्ड, यहाँ पे बात आती है शेयर्ड रूल की, क्योंकि सपोज महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनमें वर्कर्स तो बिहार से आएंगे ज़्यादातर. ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका लिंक इससे हो रहा है, सारे स्टेट्स आपस में इंटरलिंक्ड है. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कार बनेगी तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो इस वजह से सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसी एजेंसी हो जो डिसाइड करे कि किस स्टेट को कितना मिलेगा और कैसे स्टेट की ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन रखा जाए. तो ये काम बेसिकली दिया गया है फाइनेंस कमीशन को डिसाइड करने के लिए कि सेंटर के थ्रू कौन सा कितना फंड किस स्टेट को जाएगा. इसके लिए एक बॉडी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, फाइनेंस कमीशन की. ठीक है, अंदर आर्टिकल 270, राइट. तो ये देखिए, ये हो गया, सॉरी 280 फाइनेंस कमीशन, राइट. तो अब देखते हैं आगे का लेक्चर शुरू करते हैं. इसमें देखो एक्चुअली न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ स्टेट्स जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अगेंस्ट सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये मुद्दा था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रही है, इस वजह से हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्रंचेज आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए. ये कुछ स्टेट्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट से. अब फिस्कल फेडरलिज्म की बात चल रही है तो मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूँ, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिस पे ये फिस्कल फेडरलिज्म एक्चुअली काम करता है. ठीक है, नंबर 1 प्रिंसिपल जो होता है फिस्कल फेडरलिज्म का वो ये है कि इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो. ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका? रिसोर्सेज का, कि सभी स्टेट्स में क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट. दूसरा प्रिंसिपल क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम, कि जितना ज़्यादा इस पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे ना, किसकी, ये टैक्स जितने भी ये कलेक्शन आप कर रहे हो रेवेन्यू का, उनको जितना ज़्यादा लोवेस्ट लेवल तक पहुंचाओगे उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट देश में होगा. ठीक है, मतलब सारे फंक्शंस को लोअर लेवल से स्टार्ट करो और अपर लेवल तक ले जाओ. ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम. ठीक है, कि लोअर तबके को आप स्ट्रांग करो, ठीक है, ऊपर तक पहुंचाओ, इस तरह से जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा ये फिस्कल फेडरलिज्म, राइट. और थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, राइट. अब आप सोचोगे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है? देखो, इसमें भी वही बात कही गई कि जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू का फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो एक्चुअली लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से फॉलो किया जाना चाहिए. लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से फॉलो किया जाना चाहिए. लोवेस्ट लेवल तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक आप ऊपर से डायरेक्ट स्टेट को कितना भी दे दो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है. लोवेस्ट लेवल से आप शुरू करिए डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल,
तब जाके ऊपर तक वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बोलता है, राइट। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग को डिसाइड करने का काम है। फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना और बाकी देख लो। अब आपको पता होगा कि ये पावर कहाँ से मिलती है। बेसिकली 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। 7th शेड्यूल, इसमें आर्टिकल 246 के तहत क्या की गई है? 3 लिस्ट बनाई गई है, 3 लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये बताया था ना मैंने आपको। तो पिछले लेक्चर में भी इसकी बात हमने की थी, आर्टिकल 246 की, राइट। तो देख लो, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये सब किस में है? आर्टिकल 246 में, अंडर शेड्यूल 7, राइट। तो देखो इसमें क्या किया गया है कि सभी स्टेट के, यूनियन के क्या टैक्स बेसेस हैं उनको डिफाइन कर दिया गया है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो स्टेट्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ हो गई, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन हो गई, प्राइमरी एजुकेशन भी स्टेट लिस्ट में आता है, राइट। और क्या आता है स्टेट लिस्ट में? बाकी जो डेवलपमेंट वर्क हैं और लॉ एंड ऑर्डर, सपोज कितना बड़ा इशू है, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो इतने बड़े बड़े काम करने के लिए स्टेट को पैसे तो चाहिए होंगे ना, और पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो कुछ तो रूल होना चाहिए कि स्टेट तक प्रॉपर तरीके से पैसे पहुंचते रहे। यही सब डिसाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। दैट जब सारी चीज़ें इतनी अच्छे तरह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फिर दिक्कत कहाँ आती है? इश्यूज़ क्या है फिजिकल फेडरलिज्म में? इश्यूज़ बताता हूँ आपको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। देखो, पहली तो ये कि स्टेट से बोरोइंग लिमिट लगाई गई है। कितनी? बोरोइंग लिमिट लगाई गई है। कैसे? एफआरबीएम एक्ट के थ्रू। एफआरबीएम एक्ट के थ्रू ये बोरोइंग लगाई गई है कि स्टेट अपने जीएसडीपी का 3.5% से ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन के साथ ये इन्हांस किया जा सकता है लिमिट, मगर बेसिकली ये एफआरबीएम एक्ट में मेंशन है कि 3.5% से ज़्यादा जीएसडीपी के आप बोरो नहीं कर सकते स्टेट्स, ठीक है। अब सेकंड इशू क्या है? सेकंड इशू ये है कि जो टैक्स को रेस करने की पावर है, वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा तरीके से टैक्स वसूल सकती है, ठीक है। और उसके बाद जब से जीएसटी आया तब से तो और भी ज़्यादा पावर सेंटर के हाथ में चली गई है, और स्टेट को टैक्स कलेक्ट करने की पावर बहुत कम हो गई है। लिमिटिंग टैक्स अथॉरिटी बची है स्टेट के पास। तो इसको कहते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, इसको बोलते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। मतलब सेंटर के पास टैक्स कलेक्ट करने की ज़्यादा पावर है और स्टेट्स के पास टैक्स कलेक्ट करने की कम पावर है, ठीक है। और तीसरा इशू है हॉरिजॉन्टल टैक्स इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल टैक्स इम्बैलेंस, ठीक है। पहला था वर्टिकल टैक्स इम्बैलेंस, मतलब जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर है, स्टेट को कम पावर है। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल टैक्स इम्बैलेंस, यानी कि क्या समझ रहे हो कि जो रेवेन्यू जनरेशन है स्टेट्स के बीच में, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन स्टेट्स में आपस में करते हैं स्टेट, और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनका, स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें ही डिफरेंस आ जा रहा है। मतलब स्टेट्स के अपने ही रेवेन्यू जनरेशन और एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, ठीक है। अच्छा, आप देखो कि चौथा इशू क्या है। चौथा इशू ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एक्चुअली डेवलपमेंट का बहुत बर्डन है। बताया ना मैंने आपको, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको स्टेट लिस्ट में मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर हो, प्राइमरी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सब चीज़ें कहाँ मेंशन कर दी गई हैं? स्टेट लिस्ट में। इसलिए बर्डन हो जाता है स्टेट के ऊपर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर नहीं करेगी प्रॉपरली तो स्टेट्स को बहुत दिक्कत होगी। जिसमें से जैसे सेस हो गया, ठीक है, वो स्टेट के साथ शेयर ही नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेस वगैरह कलेक्ट करती है और स्टेट के साथ शेयर ही नहीं करती है, ठीक है। डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और स्टेट से शेयर नहीं करती है, जबकि बहुत बड़ा कलेक्शन होता है सेस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इशूज़ हैं। और धीरे धीरे देखा जाए एक और इशू है कि पहले सेंट्रल ग्रांट इन एड देती थी स्टेट्स को, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ग्रांट इन एड देना ही बंद कर दिया। जिसमें अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स को ग्रांट इन एड्स भी जल्दी नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें फिस्कल फेडरलिज्म के हमारे इंडिया में, राइट। अब देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन कैसे वर्क करता है। फाइनेंस कमीशन बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है क्या करिए, इतने परसेंटेज डिवॉल्यूशन करिए मनी का किसके, स्टेट्स के लिए, राइट। ये बेसिक काम होता है फाइनेंस कमीशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, एक इशू ये भी है इसमें कि फाइनेंस कमीशन देखो मोस्टली यूनियन के द्वारा सेट किया, यूनियन ही बनाता है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो मोस्टली से जो मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए होते हैं। तो इस वजह से भी फाइनेंस कमीशन के रोल को लेके भी फिस्कल फेडरलिज्म में बात, इश्यूज़ वाले में बात आती है कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, ठीक है। क्योंकि यूनियन के द्वारा ही एक तरह से अपॉइंट किया जा रहा है, तो यूनियन को कहीं ना कहीं फेवर तो नहीं कर रहा है। ऐसे भी इशूज़ कई बार रेस किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब ये डिवोल्यूशन, जो फाइनेंस कमीशन तो डिवोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो दो तरह का है। फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है। एक तो होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है।
अब ये वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको समझा। देखो वर्टिकल डिवोल्यूशन सिंपल है कि फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी रेवेन्यूज कलेक्ट करेगी उसका 41% ऑल स्टेट्स को देना होगा, ऑल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसको, ठीक है। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला है 41% ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये तो हो गया सिंपल सा क्या, वर्टिकल डिवोल्यूशन जो कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, ठीक है। एक और होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होता है, देखो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये जो 41% है, ठीक है, इसमें से कितना परसेंट बिहार को मिलेगा, ठीक है, कितना परसेंट महाराष्ट्र को मिलेगा, कितना परसेंट कर्नाटका को मिलेगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक जिस स्टेट ने पॉपुलेशन पे वर्क किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको 15% मिलेगा, ठीक है। जिस स्टेट ने सपोज और भी बहुत से इनकम क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसकी कम इनकम है उनको ज़्यादा मिलेगा, इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज बना देते हैं। उस बेसिस पे इन स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस 41% का, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन कि ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो आ रहा है 41% ये आपस में कैसे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एक फॉर्मूला। तो बेसिकली यही इतनी बातें आपको फिस्कल फेडरलिज्म में समझनी है, ठीक है। बाकी अब देख लेते हैं यहाँ पे मैगजीन में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, 7 शेड्यूल के बारे में बता दिया, आर्टिकल 246 के बारे में बता दिया, राइट। और ये देख लो कुछ चीज़ें और कि 269 के तहत यूनियन को पावर है कि वो टैक्स को लेवाई करे और कलेक्ट करे और सब स्टेट्स को दे दे 269 के तहत, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल करो, फाइनेंस कमीशन के बीच आर्टिकल 270 में बोला गया है कि रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन, राइट। बाकी वर्टिकल डिवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मैंने आपको समझा दिया, और ये वो क्राइटेरिया थे जो मैं बता रहा था ना कि 45% इनकम डिस्टेंस, एरिया 15%, पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किस स्टेट की अच्छी है तो उसको 12.5% रेवेन्यू एलोकेट किया जाएगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक बार देख लेना, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के फॉर्मूलाज के लिए, राइट। बाकी ग्रांट सीनेट वाला आर्टिकल अभी बोला ना, ग्रांट सीनेट सेंटर देना बहुत कम कर दिया है, तो 275 के तहत होता है ये ग्रांट सीनेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, राइट। और आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि कहीं से भी बाहर से भारत के या भारत के अंदर से बोरो कर सकती है, ठीक है। और 293 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इंडिया के अंदर कहीं से भी बोरो कर सकती है, नॉट फ्रॉम अब्रोड, राइट। ये भी इशू हुआ था, केरला गवर्नमेंट ने बिना पूछे बाहर से ही मसाला बॉन्ड लॉन्च करके, मसाला बॉन्ड इशू करके बाहर से पैसे मंगवा लिए थे। कर्नाटका एक केरला की गवर्नमेंट थी, एक बार चेक करता, ऐसा भी कुछ इशू हुआ था। तो स्टेट गवर्नमेंट पर ये पावर नहीं है किसी भी तरीके से बाहर से पैसे लेना, ठीक है, सिर्फ विद इन इंडिया ही बोरो कर सकती हैं। बाकी फाइनेंस कमीशन जो है 280 के तहत ये एजुकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। तो बेसिकली ये आपको फिस्कल फेडरलिज्म का टॉपिक में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, ग्रांट्स ऑफ फ्रॉम अर्बन यूनियन गवर्नमेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमी के टॉपिक्स है जो आप इकोनॉमी के स्टार्टिंग में पढ़ना। अगर मैंने आपको ये सब पढ़ाने की कोशिश की ना तो जो आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती है वो भी आप भूल जाओगे, बिकॉज मेरी इकोनॉमिक्स समझाने की जो आर्ट है वो बहुत पुअर है। तो आई विल नॉट डील विद दिस, ये आपको इकोनॉमिक्स सर बताएंगे हमारे इकोनॉमी मॉड्यूल में। बाकी आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं जो कि मेरा डोमेन है, ये पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो एक्चुअली हुआ क्या कि आपको पता है कि बिहार के जो सीएम हैं और ये आंध्र प्रदेश के, इन लोगों ने अलायंस बनाया है करंट गवर्नमेंट के साथ, तो वो लोग अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश, राइट। ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर। अब आखिरकार ये डिमांड होती क्यों है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड क्यों करते हैं ये स्टेट्स। देखो इसके कुछ बेनिफिट्स होते होंगे ना, कुछ तो बेनिफिट्स होते होंगे ना, तभी तो डिमांड कर रहे हैं ये लोग कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमें भी दे दो। तो पहला बेनिफिट क्या है कि सपोज अगर कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो यूजुअली स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट 75%, 60 to 75% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड पे करेगी, ठीक है, 90% फंड देगी। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट क्या है कि अगर सपोज आपको पैसा मिला है सेंटर से, ठीक है, और ये फंड मिला है सेंटर से किसी भी स्कीम के लिए सपोज, और आप उसको खर्च नहीं कर पाए हो एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उस फाइनेंशियल ईयर में वो फंड स्पेंड नहीं कर पाई, ठीक है, तो वो फंड यूजुअली तो लैप्स हो जाएगा अगर कोई और स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो फिर इनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा,
वो लैप्स नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया, राइट। और तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट ये है कि 30% जो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसका 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए सभी स्टेट्स ताक में रहते हैं कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए, राइट। अब कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ कंसर्न्स भी हो गए। देखो मेरा काम है आपको किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ समझा देना, ताकि उस टॉपिक के फैक्ट्स तभी याद होंगे जब आप उस टॉपिक के बेनिफिट्स या कंसर्न्स या वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन ये सब पता होगा। किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि अगर पीटी 365 पढ़ रहे हो तो पढ़ो 360 डिग्री, ठीक है। ये मेरा फंडा है। तो अगर 360 डिग्री पढ़ा दूंगा तो ये जो चीज़ें इसमें छोटी छोटी लिखी भी दिखाऊंगा वो सब आपको हमेशा आपके माइंड में इंप्रिंट हो चुकी होंगी। तो बेनिफिट्स बता दिए, अब कंसर्न्स भी देख लो, राइट। कंसर्न्स क्या होंगे? देखो अगर ऐसे सारे स्टेट्स मांगने लग गए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उसके कुछ फिक्स क्राइटेरिया बनाया गया है, किसी को भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर सब लोग मानने लगेंगे तो ये एक्सचेकर पे बहुत ह्यूज बर्डन हो जाएगा ना। और दूसरा इशू ये है कि अगर मान लो बिहार और आंध्र प्रदेश को, क्योंकि ये अलायंस में है करंट गवर्नमेंट के साथ, अगर इन स्टेट्स को दे दिया तो फिर बाकी स्टेट्स पे डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। और फिर वही बात हो गई कि बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इसको लेके। अब देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनके क्राइटेरियाज है, किन क्राइटेरियाज में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। या तो आपके स्टेट में हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन हो, या तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो, या फिर आपके स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन हो, राइट। या फिर आपका स्टेट जो है किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, राइट। या तो आपके एरिया में इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत बैकवर्डनेस है, ठीक है। या फिर आपके स्टेट फाइनेंसेस बहुत ही नॉन वाइबल नेचर के हैं। ये कुछ क्राइटेरिया था, याद रखना। प्रीलिम्स में एज इट इज़ आ सकता है स्टेटस में, इनफैक्ट आया भी हुआ है, राइट। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्लासिफिकेशन सेंटर देता है, ठीक है, किसको? स्टेट्स जो कि जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज से जूझ रहे होते हैं। ये सब क्या है? जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ही तो है। पहली बार किसको दिया गया था? 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 1969 में। और सबसे पहली बार जम्मू एंड कश्मीर, आसाम या नागालैंड को दिया गया था। बस ये पॉइंट याद रखने हैं। और अभी करेंटली सिक्किम और त्रिपुरा के पास भी है, मतलब जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन लोगों के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। और भी होंगे, एक बार आप चेक कर लेना इसको किसको किसको दिया गया है। बाकी ग्याजुअल मुखर्जी फार्मूला पे ये बेस्ड है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए खुद कोई प्रोविजन नहीं बनाता कि स्टेट्स को कैटेगराइज करना है, स्पेशल कैटेगरी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल्स के तहत सर्टेन स्टेट्स को दिए गए हैं। तो आई थिंक बस इस टॉपिक में आपको इतना ही पता रखना है, ठीक है। बाकी स्पेशल पैकेज दिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में, ठीक है। तो ये भी देख लो, ये लोग डिमांड कर रहे हैं स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज तो दे दो हमारे स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पैकेज दिया जाता है ये प्योरली डिस्क्रिशनरी होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि नीड बेस्ड हो, ठीक है। और देख लो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नीड है वो बहुत ही रीज़न हो मांगने के लिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को स्पेशल पैकेज दे सकती है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि जोग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो, तो ठीक है। और ये याद रखना कि ये एक तरह की जो स्पेशल पैकेज होता है ये एडिशनल ग्रांट में आता है अंडर आर्टिकल 282 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस दिए गए हैं, उसमें अगर कोई सेंटर किसी स्टेट को एडिशनल ग्रांट दे रहा है तो इट मीन्स इट कम्स अंडर आर्टिकल 282, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के अंडर आ रहा है स्पेशल पैकेज। तो स्पेशल पैकेज थोड़ा डिफरेंट है दैन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इसको एक बार देख लेना, यूपीएससी का भरोसा नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं, थोड़ी डिफरेंट सी जो होती हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6 शेड्यूल के बारे में। 6 शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 6 शेड्यूल एक्चुअली है किस बारे में, इसका पर्पस क्या है। 6 शेड्यूल का जो बेसिक कोर पर्पस है ना वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स, ये क्या है? बेसिक पर्पस है 6 शेड्यूल का, राइट। अब बात शुरू कैसे हुई? देखो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो ट्राइबल्स का कुछ तो करना था। हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज थे, उनका कुछ तो करना था ना। तो 3 ऑप्शन थे कि या तो उनको सेग्रीगेट कर दिया जाए, या तो उनको एसिमिलेट किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? एसिमिलेट किया जाए, या फिर उनको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाए। अब ये सेग्रीगेशन, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन क्या है? देखो समझो इसको। सेग्रीगेट करने का मतलब है कि बिल्कुल उनको अलग कर दिया जाए, कोई ध्यान ना दिया जाए, जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, उनको छेड़छाड़ ना की जाए, ठीक है, उनको रहने दो जैसे रह रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी बाकी गवर्नमेंट चलाएंगे। ट्राइबल एरियाज इंडिया का पार्ट नहीं है या है भी तो उनको हमसे मतलब नहीं है, हम सिर्फ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम रह रहे हैं ना उनको वैसा बना दो, मतलब उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ दो
और जैसे हम रह रहे हैं ऑटोमेटिकली वो हमारी तरह बन जाएं, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को छोड़ दें और हमारे चाल चलन, हमारे संस्कारों, हमारे संस्कृति को अपना लें, तो वो एसिमिलेशन कहलाएगा। लेकिन हमने चुना इंटीग्रेशन वाला रास्ता। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने कस्टमरी लॉज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमरी लॉज और रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो इंडिया का पार्ट भी रहें और हम उनको नेसेसरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया, और एक तरह से हम जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट उनकी वो हम पूरी करें, बाकी अपने डोमेन में अपने सारे प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हमने ये इंटीग्रेशन वाला रास्ता अपनाया रेदर देन असिमिलेशन और सेग्रीगेटिंग देम। तो ये 6 शेड्यूल का बेसिक कोर है जो आपको समझ आ गया। आप 6 शेड्यूल आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 244 जो है, आर्टिकल 244 यही कहता है, ठीक है, कि जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, आर्टिकल 244 क्या कहता है, जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में हम एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। इनका क्या पर्पज़ होगा, इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कुछ लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाएंगी, ठीक है, क्या दे दी जाएंगी, कुछ लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाएंगी, कुछ जुडिशियल पावर दे दी जाएंगी, ठीक है, जुडिशियल पावर दे दी जाएंगी, ताकि इन लोग को लगे कि इनके पास ऑटोनॉमी है, स्टेट के अंदर भी इन काउंसिल्स को ऑटोनॉमी दी गई है, इनको ऐसा लगे कि ट्राइबल पीपल को ऑटोनॉमी दी गई है अपने अफेयर्स के खुद डील करने के लिए, अपने लॉस खुद बना रहे हैं, अपना जुडिशियल सिस्टम खुद देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी गई, तो हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभाल रहे हैं। इनको अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि यस हमारे साथ कोई गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर रही है, हम अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू हम अपने अफेयर से खुद डील कर रहे हैं। इनमें इनका टर्म एक्चुअली 30 मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है, और 5 ईयर का टर्म होता है इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, ठीक है, 5 ईयर्स का टर्म्स होता है, और ये अपने लिए लॉज रूल्स रेगुलेशंस सब बना सकते हैं ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला 30 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्स, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये एक्सेप्शन क्यों है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ये असम का है, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसमें 40 मेंबर्स हैं, इसमें 40 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये 39 इश्यूज़ के ऊपर लॉज बना सकता है, 39 इश्यूज़ के ऊपर लॉज बना सकता है। अच्छा, कोई पूछे कितने कितने हैं टोटल इंडिया में ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने हैं, तो टोटल देखो 4 स्टेट्स में है टोटल, ठीक है, 4 स्टेट्स में है और टोटल 10 है, यानी कि हर स्टेट में थोड़े थोड़े एरियाज़ में होंगे ना ट्राइबल्स, उनको, जैसे आसम है फॉर एग्जांपल, आसम में 3 है, 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ठीक है। मेघालय में 3 है, ओके, मिज़ोरम में 3 है, ठीक है, त्रिपुरा में 1 ही है, तो टोटल 10 हो गया ना, तो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे इंडिया में। अब देखो आसम में 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल एरियाज है, डजंट मीन पूरा आसम ही 6 शेड्यूल एरिया, ऐसा नहीं है, आसम के सिर्फ 3 जगह जहाँ पे ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है वो सिर्फ शेड्यूल्ड एरियाज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा आसम या पूरा मेघालय या पूरा मिजोरम त्रिपुरा सब 6 शेड्यूल एरियाज में आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको पता होगा करंट टाइम में लद्दाख भी डिमांड कर रहा है कि हमें भी 6 शेड्यूल में लेना है, ठीक है। तो ये लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने लोकल टैक्सेस जो है और जो टैक्स लिवाई करने की पंचायत को पावर मिल जाती है वो सब उनको मिल जाए, ठीक है, और अपने लैंड और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का राइट उनको खुद मिल जाए, ठीक है, वो अपने अफेयर से खुद डील कर सके, बिकॉज लद्दाख भी बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है, ठीक है, वो अपने लोकल्स को जॉब्स दे सके, जॉब्स फॉर लोकल्स, तो अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं लद्दाख के लोग, इसीलिए वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, बिकॉज ये 244 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना ये पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड, अगर लद्दाख को जोड़ना है 6 शेड्यूल में तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है, बिकॉज ये 244 है वो मैंशनड है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पे ही लागू होगा 6 शेड्यूल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, देखो 6 शेड्यूल मैंने बताया आर्टिकल 244, ठीक है, ये बोर्दोलोई कमेटी रिकमेंडेशन के थ्रू आया था, तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बता दी मैंने, 30 मेंबर्स होते हैं और ऐसे 10 हैं, 4 स्टेट्स में, ये बता दिया, ठीक है। अब देख लो फिक्स्ड शेड्यूल और 6 शेड्यूल डिफरेंस, ये देख लेना, आपको पता ही है ये बहुत डिफरेंट होते हैं आपस में, ये स्टैटिक का पार्ट है, इसको मैं टच नहीं करूँगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक्चुअली ये कोई न्यूज़ नहीं थी, तेलंगाना को बने हुए 10 साल हो गए, तो उन्होंने यहाँ दे दिया है, ये स्टैटिक का टॉपिक है, एक बार आप देख लेना। आर्टिकल 3 के तहत गवर्नमेंट को पावर है कि नए स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स किसी भी स्टेट के अल्टर किए जा सकते हैं, ठीक है, ये किसकी पावर है,
पार्लियामेंट की पावर है कि किसी भी लॉ बना के तुरंत किसी स्टेट में कुछ भी चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। और ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इस तरह का बिल जिसमें स्टेट्स को अल्टर करना है, ठीक है। अच्छा, क्या स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्टेशन करना है पार्लियामेंट को अगर स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री एंटर करनी है? तो कहा जाता है कि बिफोर रिकमेंडिंग ए बिल या जो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट एक बार लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को भेजता है उसके व्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास करके सिंपल मेजोरिटी से बना सकता है बिल, ठीक। हालांकि वो जो एडवाइस स्टेट देता है वो बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है। और देख लो, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की, उसको अल्टर करने की, अबॉलिश करने की। ये सब पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर दी गई है। तो देख लो, ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अच्छा, इससे रिलेटेड ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात हो गई। यहीं पे देखो स्टेट फॉर्मेशन था तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात हो गई। अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, तो बेरूबरी यूनियन केस याद रखना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट के पास पावर है टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अपना कोई भी स्टेट या कोई भी एरिया उठा के किसी फॉरेन कंट्री को दे दे, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोई फॉरेन कंट्री आके कब्जा नहीं कर सकती आर्टिकल 3 के तहत। पार्लियामेंट किसी को दान नहीं कर सकता कोई टेरिटरी, ठीक है। मतलब अगर करना भी है तो 368 को अमेंड करके ही किया जा सकता है। इंडियन टेरिटरी तभी दे सकते हो किसी को जब आप अमेंडमेंट करो थ्रू 368, ठीक है। और इस वजह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसके तहत कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। बाकी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में आप पॉलिटी में पढ़े होगे या पढ़ोगे आगे कि एस.के. धार कमीशन क्या है, जेवीपी कमेटी क्या थी, फजल लैल कमीशन क्या था। फाइनली आपको पता होगा कि इन दोनों कमीशन की रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था। मतलब इन दोनों ने मना कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करने का, ठीक है। बताया था ना कि सितारे मल्लू का फास्टिंग चल रही थी, उनकी डेथ हो गई थी, बड़ा बवाल हो गया था। तो एक्चुअली एस.के. धार कमीशन हुआ, जेवीपी कमेटी, इन लोगों ने लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फाइनली फजल अली कमीशन ने बोला कि ये 4 फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, और इन्होंने रिकमेंड कर दिया कि ठीक है 14 स्टेट और 6 सिटीज़ हमारे देश में बनेंगी। तो बेसिकली याद रखना कि फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये स्टेट्स नए बने थे 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। इसी के तहत हमारा ये सेंटर स्टेट रिलेशन वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वी विल come up with our next lecture very soon. Till then, take care and all the best.